सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हरियाणा के करनाल जिले में पहुंच गए हैं। हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। देखिए, प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती जो कम लागत और ज्यादा मुनाफा देती है। कहते हैं कि जीरो बजट वाली खेती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को किसान भाई किस तरह से साकार कर रहे हैं, इस पर आज चर्चा करने के लिए करनाल पहुंच गए हैं। चलिए जानते हैं इससे पहले कि प्राकृतिक खेती है क्या, इसके बारे में हमारा किसान कितना जानता है। एक नजर प्राकृतिक खेती पर। की ओर हमारे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत की एक नई मिसाल को बुनियाद पर लाने के लिए पहली पंक्ति पर हमारा किसान और अन्नदाता बैठा हुआ है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है करनाल से आ रही है। हमारे जो अन्नदाता है अब अपने घरों से निकलकर विज्ञान का हाथ थाम चुके हैं। विज्ञान के सहारे से प्राकृतिक खेती को, अपने जीवन को बढ़ावा दे रहे हैं। नए नए स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। तमाम कृषि विज्ञान के केंद्र हमारे साथ जो है अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान भाई हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे ही शुरुआत करूंगी। सबसे पहले सर आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है और मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में। यहाँ अगर मैं देखा जाए तो चावल जो है यहाँ पर होता है सदियों से, लेकिन अगर हम नई टेक्नोलॉजी की बात करें, नए बीजों की बात करें, तो क्या उस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हर वर्ष बहुत सारी किस्में आती हैं, चाहे धान की हो चाहे गेहूं की हो, और उसको लगाने के बहुत सारी तकनीकें हैं। तो उसमें जो ये मंच है प्राकृतिक खेती को लेकर के, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को जागरूक कर सकें कि कैसे हम इनपुट के लोड को कम कर सकें ताकि उनका खर्चा बच सके और पैदावार में भी कोई नुकसान ना हो। तो इसको लेकर के बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, खास करके प्राकृतिक खेती की करनाल जिले में विशेष रूप से। जी,
प्राकृतिक खेती, क्या हम पूरी तरह पूरे करनाल की बात करें, प्राकृतिक पर आ सकते हैं? आ तो सकते हैं, किसी भी जिले में आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये निर्भर करता है कि सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि जितनी भी धान्य फसलें हैं, जो प्रारंभिक हमारे अनुसंधान कहते हैं कि शुरू के 1-2 साल में जरूर उसके उत्पादन पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है, कुछ कम आता है, तो कई बार किसान उसको मान के तैयार नहीं होता है। और चूंकि खेत का मालिक किसान है, हमारे कहने से नहीं होता है, अगर किसान नहीं तैयार होगा तो खेती हम नहीं करा सकते। लेकिन निश्चित तौर पर कृषि महकमा, हमारा जो राज्य कृषि विभाग है या कृषि विज्ञान केंद्र है या जितने भी हमारे फसल से संबंधित संस्थाएं हैं, सभी लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, जो सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं उसके माध्यम से हम किसानों तक जा रहे हैं और गांव-गांव में अब शुरुआत हो गई है। लेकिन निश्चित तौर पे उसके फायदे जब तक किसान को नहीं दिखेगा तब तक पूरी तरह से तो हम नहीं जा पाएंगे। फायदों में सबसे पहले आता है मार्केट, कि किसानों को अगर प्राकृतिक मार्केट मिल जाए, कि जो हमने लगाया हमारा एक अलग मार्केट हो। नंबर 2, हमने अभी फिलहाल कौन कौन से बीज जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं? देखिए, जनरली हम लोग कहते हैं कि प्राकृतिक खेती में जो हमारी पारंपरिक बीजें हैं उनको हम प्रयोग में लाएं तो उसमें पैदावार कम नुकसान होता है। जैसे हमारी जो भी टॉल वैरायटीज़ हैं, जो लंबी वैरायटी है, खास करके बासमती में अगर आप बात करें CSR 30, अगर जीरी में जाएं तो वैरायटी ऐसी है जो लंबी है, या 1509 है, 1121 है, तो इसमें नुकसान थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड वगैरह में जाना चाहते हैं तो उसमें इनपुट ज़्यादा लगता है, तो उसमें नुकसान ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो हम लोग भी संभल के चल रहे हैं कि उन्हीं किस्मों को हम किसानों को बता रहे हैं लगाने के लिए जिनमें उत्पादन का लॉस जो है या उसका जो हानि है वो कम हो। और जो आपने एक बात कही मार्केट की, तो मुझे लगता है कि अब तक तो इवॉल्व उतना नहीं हुआ है मार्केट। मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आज प्राकृतिक खेती हो रही है और वहाँ तो चावल की 2-2 फसलें होती हैं, तो वहाँ एक मार्केट बन गया है। हिमाचल में एक अच्छा मार्केट बन गया है, गुजरात में भी सरकार के प्रयास से एक अच्छा मार्केट विकसित हुआ है। अभी हरियाणा में थोड़ा सा ये इवॉल्विंग स्टेज पे है, धीरे धीरे निकल के आ रहा है। तो जिस दिन ये निकल के आ जाएगा और किसान को अपने उत्पाद प्राकृतिक या जैविक के नाम से बेचने की छूट होगी और उसको एक प्रीमियम प्राइस मिलेगा, तो किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में किसान करने से हिचकिचाएगा नहीं। जी, तो यानी कि अगर हम किसानों को, जो किसानों की मांग है वो पूरी कर दे तो प्राकृतिक खेती पर आ जाएगा। सब बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर पंकज कुमार सारस्वत, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल से, और इस कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। आज कृषि विज्ञान केंद्र पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी कड़ी बन गया है किसानों के लिए, अवेयरनेस प्रोग्रामों के माध्यम से अब किसान समझ पाया है कि हमें खेती कैसी करनी चाहिए। तो प्राकृतिक खेती के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग जो है किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में हो रही है? देखिए, मैं अभी डॉक्टर अनुज साहब ने जो बात कही उसी में और आगे बताऊं कि प्राकृतिक खेती बड़ी विज्ञान सम्मत है, और विज्ञान का जब साथ मिलता है तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ने में, फ़ायदा देने में देर नहीं लगाती है। और उसके लिए किसानों की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है दक्षता, माने कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका प्रशिक्षण। तो वो हम कृषि विज्ञान केंद्र में बड़े विधिवत तरीके से ले रहे हैं और किसान उसमें प्रशिक्षण में आते भी हैं। हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती की यूनिट भी है, सारे अवयव हैं, उन सबको हम बनाते हैं, दिखाते हैं, 4 दिन की 5 दिन की प्रशिक्षण देते हैं। और करनाल में किसान बिल्कुल जब विधि सम्मत, विज्ञान सम्मत उससे तैयार होते हैं तो वो उन चीज़ों कर भी रहे हैं, प्रदर्शन भी लगते हैं, और उनको ख़ास तौर से कुछ खास चीज़ों में इन चीज़ों का फ़ायदा भी मिलता है, अवेयरनेस बढ़ रही है। कृषि विज्ञान केंद्र में फिलहाल कौन कौन सी यूनिट मौजूद हैं कि केवल सिर्फ किसान प्राकृतिक खेती नहीं है, नए नए स्टार्टअप में जा रहा है, बकरी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, आपकी मधुमक्खी पालन, जो मैं देख रही हूँ आपके पूरे क्षेत्र में कुछ नए नए यूनिट दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे गिनवाएंगे कौन कौन से हैं? हमारे संस्थान में, इस परिसर में जो है, सबसे पहले तो जो प्रशिक्षण में जितने लोग आते हैं उनके लिए हमारी इस फार्म में फसल उत्पादन इकाई है, बीज उत्पादन इकाई है, उद्यानिकी है, मधुमक्खी पालन है, उसके अलावा केंचुआ खाद्य उत्पादन इकाई है, मछली पालन की व्यवस्था है। ये सारे के सारे अवयव ऐसे हैं जो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, समन्वित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, उसको टिकाऊ बनाए रखने के लिए बड़े आवश्यक हैं। वो सारी यूनिट हमारे पास हैं। साथ ही साथ हमारा संस्थान का इतना बड़ा परिसर है, उसमें पशुधन उत्पादन प्रबंधन और डेयरी उत्पादन, दूध प्रोसेसिंग, वो सारी व्यवस्थाएं भी हैं प्रशिक्षण के लिए, वो सब मुहैया होती हैं। जी, किसान सिर्फ खेती के, यानी कि धान और गेहूं लगाने वाला, क्या अब हॉर्टिकल्चर में, पशुपालन में, बाकी तमाम यूनिट जो आपने कहा कि स्टेब्लिश है, उसकी तरफ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि हमारे ज़िले की जो ताकत है
वो किसान और उस किसान के द्वारा जो परंपरागत तौर पर जो स्थापित पद्धतियां हैं उनमें उसके नवाचार भी हैं, और साथ ही साथ जो सहायक धंधे हैं जैसे धान गेहूं या पारंपरिक खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती पर हैं, उसके साथ मधुमक्खी पालन में भी हैं, उसके साथ फिशरीज पालन में भी हैं। हमारे करनाल ज़िले से पद्मश्री अवार्डी किसान भी हैं श्रीमान सुल्तान सिंह जी, और बाकी किसान भी हैं जो मछली पालन में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ उद्यानिकी में ख़ास तौर से सब्जियों में ज़्यादा आगे हैं जी। और पशुधन उत्पादन में और डेयरी उत्पादन में। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो अधिकारियों से मैं सवाल लूँ, लेकिन उससे पहले जो प्राकृतिक खेती करने वाले हमारे जो अन्नदाता है उनसे बात कर लेती हूँ। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार पांचाल, नेचुरल फार्मिंग मास्टर ट्रेनर, गांव टीकरी, जिला करनाल। नाम को इतना बड़ा कर लिया कि नेचुरल फार्मिंग भी आपने पीछे लगा दिया, क्या बात है, ये पहचान है आपकी? हाँ जी, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ नेचुरल फार्मिंग का, और मैं पिछले 5 सालों से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, और 1 एकड़ में मैंने मल्टी क्रॉप मल्टी लेयर पे काम किया हुआ है। एक समय 1 एकड़ से हम 15 से 20 सब्जियां हर समय अवेलेबल रखते हैं अपने, और खुद मार्केटिंग करते हैं, खुद प्रोसेसिंग करते हैं, खुद ही अपनी मार्केटिंग करके। खुद मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं? क्योंकि पीछे बहुत सारे किसान हैं, वो टकटकी लगाकर आप ही को देख रहे हैं, और हमारे जाते ही आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमें भी बताइए कि 1 एकड़ में आप ऐसा क्या लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं? मैं सीजनली जितनी भी सब्जियां हैं तकरीबन सीजन के अनुसार सब मल्टी क्रॉप में काम करता हूं। एक जगह जैसे अकेली फसल नहीं लगाते हम, नीचे हल्दी लगा दी, स्ट्रेचर बना के उसके साथ हल्दी के साथ ही हमने धनिया लगा दिया, पालक, मेथी जो कम जड़ वाली है, जो ऊपर की सतह की उपजाऊ लेती है, और उसी के साथ घिया, तोरी, करेला लगा देते हैं, वो बम्बू पे चढ़ा देते हैं। और सीजनली हमने चारों तरफ बफर जोन बना के अपनी, और उसमें सीजनली फ्रूट लगाए हुए हैं 18-19 प्रकार के, और वो जैसे जैसे चीज़ें जाती हैं हमने पूरे ककनाल में नहीं, हमने मरलों के हिसाब से बनाए हुए हैं। और वो हम जैसे डिमांड हमारी एक फसल सब्जी खत्म हुई जैसे पालक की, तो आगे तैयार होती रहो, हम हफ्ते वाइज उतनी आगे बढ़ाते रहते हैं ताकि ग्राहक को भी हर समय मिले और हमारे को भी हर समय पैसा आता रहे। जी जी, यानी कि डेली इनकम वाला आप काम कर रहे हैं। डेली इनकम है, प्राकृतिक तरीके से पूरा 100% नेचुरल। और हमारी तीनों महकमों में ज़मीन की मिट्टी टेस्टिंग होती है। जब शुरू से मैंने की थी तो उस टाइम मेरे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.24 था, और आज मेरी ज़मीन 5 साल के अंदर रिच कैटेगरी में है। अब मैं हाइब्रिड बीज भी लगा रहा हूँ तो वो भी बम्पर पैदावार देते हैं, जबकि रासायनिक से भी ज़्यादा पैदावार होती है उसमें। हाँ जी। खाद कौन सी डालते हैं, कौन कौन सी खाद घर पे बनाते हैं? हम लिक्विड फॉर्म में जीवामृत प्रयोग करते हैं, और सॉलिड फॉर्म में हम अपना घन जीवामृत करते हैं। जी जी। ये सब कुछ कहाँ से सीखा आपने? ये मैंने केवी के अपने यहाँ से NDRI से सीखा, करनाल से, और यहाँ से मैंने करके और फिर किया। उसके बाद मैं गुरुकुल भी गया देखने, और जो मेरे से सीनियर हैं उनके खेतों पे भी जाके देखा कि भाई वाकई में संभव है कि नहीं। तो ये 100% संभव है। शुरू में कम अभाव की जानकारी की वजह से थोड़ी सी फसल डाउन होती है, लेकिन हमने अपनी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति के अनुसार वो फसलें लगाओ जो कम उपजाऊ में भी ज़्यादा पैदावार दे दें। तो हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के आप आत्मनिर्भर किसान जीरो बजट वाली खेती कर रहे हैं? देखो, जीरो बजट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्टिंग काफ़ी आती है। अच्छा। लोग हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, 1000-2000 में उनका काम चल जाए, लेकिन वही काम हम जब खुरपी से निलाई गुड़ाई कराते हैं लेबर से, लेबर की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है इसमें, और वो भी शुरू में आती है। उसके बाद जैसे हमारे पौधे ग्रोथ कर लेते हैं तो नीचे वो हमने फिर उसकी कोई परवाह नहीं होती। पहली 2 खुदाइयों में जो खर्चा आता है तो वो खर्चा अपनी मेहनत है, बाकी कोई एक्स्ट्रा बाजार पे हमें डिपेंड नहीं है। अच्छा, ये बताइए, रासायनिक खेती वालों में इनकम ज्यादा है या प्राकृतिक खेती? देखो, रासायनिक का तो हमने पहले किया, पहले हम रासायनिक ही करते थे, लेकिन वो तो हमारी छोटी सोच है। हम जिस दिन फसल आओ उस दिन की तो देख लेते हैं ईल्ड ज़्यादा, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारा खर्चा कितना हो गया उसमें। और हम सब्जी पे अपना काम कर रहे हैं, हमने बाजार से कुछ नहीं लाना। मैं छोटा किसान हूँ, सिर्फ मैं गुड़ और बेसन लाता हूँ, नहीं तो सब अपना है, अपना बीज, अपना खाद, अपने खेत। बाहर से कुछ कोई बाजार पर हम डिपेंड नहीं है। एक बार तालियां भाई प्राकृतिक खेती के किसान के लिए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए, धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि हमारा किसान जो है जैविक खेती को लेकर कितना जागरूक है। और फिर किसानों के साथ साथ हमारा विज्ञान भी बैठा है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर प्रधान जी हैं, मौजूदा प्रधान जी हैं और आने वाले प्रधान बनने के सपने देखने वाले प्रधान भी यहीं बैठे हैं। जी आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विनोद पवार जी। जी विनोद जी, प्रधान जी का काम होता है गांव में नली है, सड़कें हैं, छोटी छोटी जो भी समस्या है उसका समाधान करना। पहले तो ये बताइए, गांव में कोई ऐसी समस्या है जो आज भी किसान आपके पास आते हो? देखिए सबसे पहले तो जी आप जो मीडिया कर्मी हमारे इस ग्राम सबगा की पावन धरती पर आए, हम पूरे गांव की तरफ से हृदय और दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं लगातार 3 योजना से लगातार ग्राम प्रधान हूँ गाँव में, पूरे गाँव के सहयोग से। और हमारे गांव में सरकार की जो योजना में ग्राम पंचायत के माध्यम से हम उनका अच्छे से पूरे गांव का सहयोग लेकर उनको अच्छे से यूज़ करते हैं। और गांव में सब स्थिति ठीक है। गांव में पानी है, बिजली है, टंकी है, प्राइमरी पाठशाला है, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, हॉस्पिटल है। अब बात आ रही है जैविक खेती की कि हमें आज इतना बड़ा गांव अगर संकल्प ले ले कि जैविक खेती की तरफ जाना है तो काफ़ी समस्याएं जो है कम हो सकती है। तो आप क्या कहेंगे अपने गाँव वासियों को? जी मैं अपने गाँव वासियों से ये कहूँगा जी, सबसे पहले तो बात यह है जी हमारे गाँव की जनसंख्या लगभग 24-25 हज़ार है और गाँव में सब भाईचारे से मिलजुल के रहते हैं, कोई किसी का वैर विरोध नहीं है। रही बात जैविक खाद की, किसान की, गन्ने की, गेहूँ की फसल की, तो हम आप लोगों के माध्यम से आप हमारे गांव में आए और हमें जागरूक कर रहे हैं। और हमारी एक टीम भी बैठी है, कृषि विभाग से आए हमारे जो अधिकारीगण हैं, तो उनसे जानकारी लेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, हम इस टीम का भी सहयोग लेंगे और मैं अपने ऊपर खुद जिम्मेदारी लेके अपने गाँव में हर हफ्ते 4 दिन में हर परिवार में घूम के एक मीटिंग करेंगे। और हम ये संकल्प लेंगे आज यहाँ, हम इस जहर को खाना बंद करें, अपने खेत में डालना बंद करें और हम जैविक खेती की तरफ चलें। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी आप भी खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप पवार जी। कुलदीप पवार जी, अब प्रधान जी ने सारे काम तो कर दिए हैं, गांव में कोई भी समस्या नहीं छोड़ी है। तो अगर आप आने वाले समय में सोचते हैं कि ग्राम प्रधान बने तो क्या आपका कोई रोड मैप तो होगा ना कि आने के बाद ये काम करूँगा? रोड मैप ये हाँ जी, मेरा रोड मैप ये रहेगा जी गाँव में। तो सबसे पहला मेरा मेन उद्देश्य रहेगा सफाई अभियान पर काम। हाँ बिल्कुल, सफाई अभियान पर। जब तक गांव स्वच्छ नहीं होगा तब तक बीमारी से पंडा नहीं छूटेगा। हाँ और उसके अलावा एक संकल्प और लेकर आगे खड़े होइएगा कि हमें पूरे गांव को जहर मुक्त वाली खेती। हाँ जी, ये तो मानना है जी कि जहर मुक्त खेती तो करनी चाहिए, क्योंकि जहर जब हम खेत में डालते हैं वो हमारे जो पशु है उनके पेट में भी जाता है, हम दूध पीते हैं और घर में बच्चे खाना खाते हैं, सब्जी बोते हैं, सब्जी में भी वो जहर जाता है। भारत सरकार की कई योजनाएं, चाहे वो केसीसी जो अभी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 3 लाख से 5 लाख हो गई है, धन धान्य योजना नाम की एक और योजना आ गई है, सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, तो कई ऐसी योजनाएं। तो हर किसान भाई को इसका फायदा मिल रहा है? हाँ इसका फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि इसका लाभ भी है जी। अगर गवर्नमेंट हमें पैसा किसान क्रेडिट कार्ड का भी दे रही, उससे है कि जो हम सोकार के जो पंजों में चले जाओ उससे बच जाते हैं, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया, उस पैसे को हम यूज करेंगे अपनी खेती के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। तो इसका बड़ा लाभ है, ब्याज भी कम देना पड़ता है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे बात करेंगे, लेकिन जो विज्ञान से हमारे बीच अधिकारी बैठे हैं उनसे लेंगे। जी मैम आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता यादव, मैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में गृह वैज्ञानिक हूँ जी। सबसे ज़रूरी होता है पोषक वाटिका, और आजकल सबसे ज़रूरी है कि घर में हमारी महिलाएं छोटी छोटी जो घर का है वो किचन गार्डनिंग करें। इसके लिए आप यहाँ पर क्या काम कर रही हैं?
हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जैसे प्रदर्शन के थ्रू हम जो है महिलाओं को जो है जैसा मौसम है उसके अनुसार जो है बीज वितरित करते हैं और उनसे जो है पोषण वाटिका लगवाते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं कि जैविक खेती के उससे अपनी पोषण वाटिका लगाएं, जिससे कि वो जो भी खाएं, एक तो उससे ये फ़ायदे होंगे कि हरी सब्जियां उन्हें साल भर मिलेंगी जैसे हम वो देंगे, और उससे उनको पोषक तत्व जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो खाने के लिए ज़रूरी हैं, वो ताज़ी सब्जियों से हमें मिलेंगे। अगर इस गांव की महिलाएं, अब देखिए 25,000 वाली आबादी का गांव है, ये गांव की महिलाएं आपसे जुड़ना चाहें तो माध्यम क्या बनेगा, कैसे जुड़ सकती है? माध्यम हमारा जो है पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है, पूरे ईयर का बनता है उसका। तो अगर हम इनको व्हाट्सएप ग्रुप से पहले जोड़ेंगे, फिर इन्हें जब हम अपने वहाँ पे ट्रेनिंग रखेंगे तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उन्हें वहाँ पे बुलाएंगे, जो 4 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है, तो उसमें वो हमसे जुड़ेंगी तो हम वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे के यही सब कैसे खाएँ, कैसे बनाएँ, ये सब बताएंगे। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। राम राम जी। राम राम, क्या नाम है आपका? मेरा जी दिनेश कुमार जी। क्या करते हैं दिनेश जी? मैं गांव में मिठाई की दुकान करता हूँ जी। और किसान भी है? हाँ जी, किसान भी है। देखिए किसान भाई स्टार्टअप कर रहे हैं। अच्छा, मिठाई की दुकान कब से? हमारी जी 2003 से है। हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे, आपकी मिठाई की दुकान जो है रोजगार दे रही है आत्मनिर्भर बनकर, या कुछ और कर रही है? हाँ जी, रोजगार दे रहे हैं जी। कितने लोगों को? 8-10 लोगों को जी। आप 10 लोगों को काम पर रख रहे हैं? हाँ जी, हाँ 10 लोगों को काम पर रख रहे हैं। एक बार तालियां भाई, कितनी अच्छी बात है कि जो मोदी जी का सपना है कि आप रोजगार देने वाले बनिए, नौकरी मांगने वाले नहीं। हाँ जी। तो आप नौकरी दे रहे हैं? हाँ जी, नौकरी दे रहे हैं। आपकी मिठाई की दुकान का नाम क्या है? चिंकी स्वीट्स के नाम पे है जी। तो चिंकी स्वीट्स, कभी भी बागपत आए तो इनकी मिठाई जरूर खाइएगा। मैंने सुना काफी फेमस है। हाँ जी, काफी फेमस है जी। समोसा फेमस है हमारा जी। हाँ तो जी। जो आप खेतों में लगाते हैं वही उन्हीं का भी प्रोसेस करके आप मार्केट में बेच देते हैं? हाँ जी। जी। हाँ जी। तो खेती बाड़ी कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है जी। बहुत अच्छी है। हाँ जी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए ऐसे हमारे युवा जो खेती से भी जुड़े हुए हैं, स्टार्टअप भी कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करें। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? आदेश पवार। आदेश पवार जी, आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ मैम। खेती बाड़ी। तो यहाँ लगभग जो हमारा जो किसान है, यहाँ जो अन्नदाता बैठे हुए हैं, वो गन्ने के बेल्ट से जुड़ा हुआ है और खेती से जुड़ा हुआ है। हाँ मैम, 10 साल के लगभग, इससे पहले तो लगभग यहाँ पे 100% आप गन्ना गेहूँ ये मेन फसल कह सकते हो। लेकिन पिछले 10 साल से फसल चक्र लगभग सभी किसानों ने अपना लिया है। क्या बात है। जैसा कि हम गन्ना है, धान है, सरसों है, गेहूँ तो नॉर्मल किसान बोते ही हैं, मूंग है, उड़द है, ये फसल चक्र में हम ये यूज करते हैं। अच्छा, फसल चक्र अपनाने से जमीन में परिवर्तन आया? बिल्कुल आया जी। एक तो खरपतवार काफ़ी कम हो गए। अगर हम धान लगाते हैं तो उसके बाद में फिर दूसरी फसल बोएंगे हम, तो उसमें खरपतवार बहुत कम होंगे। दूसरा, बीमारियां बहुत कम होंगी। तीसरा, अगर हमने मान लिया जो फसल अवशेष हैं, जो हमारी किसी भी फसल के अवशेष हैं, हम उन फसलों के अवशेष को अगर हम ज़मीन में जुताई करते हैं उनकी, तो उनसे हमारा मानना यह है कि आधी जैविक 50% जैविक खेती का बढ़ावा है इससे, क्योंकि हमारे फसल अवशेष जो हैं ये जैविक का ही काम करते हैं। और दूसरा, अभी डॉक्टर साहब ने बताया था हमें कि भाई हमारा जो धान का और गेहूं का जो बीच का गैप है ये 2 महीने का, 2.5 महीने का, इसे हम ढांचा बोल सकते हैं। हमारा लगभग 25,000 की आबादी का गाँव है और 10,000 एकड़ लगभग भूमि है हमारे गाँव की। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग जो मैंने अभी आपको फसलें बताई, सब फसलें उगाई जाती हैं। ढांचा सैनी इनका यूज लगभग कम से कम 1/4 यानी 25% ज़मीन पे इनका यूज हम करते हैं पिछले 10 साल से लगभग। क्या कहेंगे, पिछले 10 साल में बहुत परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया मैम, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। और इसमें विकास क्या कहेंगे? विकास तो मैम ये है कि देखो, किसान करेगा तो खाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा। गवर्नमेंट सुविधाएं बहुत दे रही है, सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है सभी को। ऐसी बात नहीं है कि सुविधाओं का लाभ ना मिलता हो। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राधिका जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस गांव में आए और किसानों को जागरूक किया, और विज्ञान वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे भी इस गाँव में आए। अब हम आपको धन्यवाद तब देंगे जब आप ये कहेंगे कि आप भी जैविक खेती की तरफ जाएंगे। देखो मैडम, जैविक खेती का ये है कि धीरे धीरे किसान जैविक खेती के लिए जागरूक हो रहा है, और जागरूक होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब जो खा रहे हैं आजकल वो जहर खा रहे हैं। और हम भी ये प्रयास करेंगे और वायु को भी प्रयास करवाएंगे कि धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ जागरूक हों। और अभी हम जो है गेहूँ काटने के बाद में मूंग बोएंगे,
वो पूर्णतः जैविक करने की संभावना है कि जैविक करेंगे। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। मैम आप खड़े हो जाइए। कभी ऐसा होता नहीं था कि चौपालों में महिलाएं बैठे, और आज महिलाएं बराबर बैठकर चर्चा कर रही हैं। योगी और मोदी ने दिया जी, सम्मान दिया है महिलाओं को जी। क्या बात है, योगी जी और मोदी जी ने ये सम्मान दिया है महिलाओं को। क्या कहेंगे आप दोनों को? बहुत धन्यवाद जी उनका, और आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत धन्यवाद है जी उनका। जी बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर माताएं हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मुनीश। मुनीश, क्या कहेंगे? आज महिलाएं बराबर बैठकर चर्चा कर रही हैं, जैविक खेती की बात कर रही हैं, तो ये कितना बड़ा बदलाव? ये बहुत बड़ा बदलाव है, योगी जी को लाख लाख धन्यवाद। कैसे आया ये बदलाव? योगी जी से, मोदी जी से। अच्छा, हाँ जी। उन्होंने महिलाओं को क्या आत्मनिर्भर बना दिया? हाँ जी, सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया, उनका धन्यवाद। आज सर ऊंचा करके जीने की जो हिम्मत है वो सरकार ने दी। हाँ जी, सरकार ने दी जी। और आप दोनों का धन्यवाद भी कर रही हैं। हाँ जी, योगी जी का जी, मोदी जी का। आप खुश हैं? हाँ जी। अच्छा, हम खेती की बात कर रहे हैं, तो खेती के लिए कहते हैं कि महिलाएं जो है सदा से खेती बाड़ी में काम करती हुई आई हैं, पशु पालती हुई आई है। आपके घर में कितने पशु हैं? 5 जी। 5 है। हाँ जी। तो इसका मतलब देसी खाद जो हम बात कर रहे हैं, देसी गोबर की बात कर रहे हैं, उससे खेती होती है? हाँ जी, उससे। अच्छा, जो 5 पशु है, दूध का व्यापार होता है या फिर घर के लिए? घर के लिए जी। घर के लिए। हाँ जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो घर के लिए देखिए हमारी जो महिलाएं हैं पशुपालन भी करती हैं, छोटा मोटा घर में सब्जियां लगाना हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, क्योंकि महिलाओं को इतना सम्मान दिया। और ये वही महिलाएं हैं जो घर की चौखट को नहीं लांघती थी, आज वो पुरुषों के बराबर बैठकर चर्चा कर रही हैं। चलिए इजाज़त दीजिएगा क्योंकि वक्त का इशारा हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की आज चर्चा चल रही थी, बागपत से आज की चर्चा हो रही थी, जैविक खेती को लेकर हम बात कर रहे थे। अगर आप इस कार्यक्रम को टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।